हेलो दोस्तों, आपका चाणक्य एकेडमी में स्वागत है। चाणक्य एकेडमी के द्वारा आज का जो टॉपिक लाया गया है वह है प्रस्तावना। यह पॉलिटी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से हर एग्जाम में, चाहे यूपीएससी हो, यूपीपीएससी हो या टेट, सुपर टेट, रेलवे, एसएससी, बैंक, कई एग्जामों में लगभग एक प्रश्न जरूर आता है। कहने को बहुत इजी है, लेकिन यहाँ हम आज आपको बताएंगे कि प्रस्तावना से किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, यहाँ से किस तरह से प्रश्न बनाए जाते हैं। सबसे पहले तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद वीडियो को पॉज करके इस प्रस्तावना को एक बार पढ़ लें। पढ़ने के बाद जब हम इसको डिस्क्राइब करेंगे तब आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले अब आपको इसमें ध्यान देने वाली बातें जो है वो हम आपको बता दें कि सबसे पहले तो यह प्रस्तावना शुरू हुआ है हम भारत के लोग शब्द से। यह आपको याद रखना है कि कई बार क्वेश्चन पूछा है विभिन्न एग्जामों में कि प्रस्तावना की शुरुआत कहां से होती है। तो प्रस्तावना की शुरुआत होती है हम भारत के लोग से। साथ में भारत शब्द पूरी प्रस्तावना में कितनी बार आया है? भारत शब्द पूरी प्रस्तावना में 2 बार आया है। इसके अलावा प्रस्तावना में अब आपको आएंगी मुख्य जो बातें कही गई हैं उनके बारे में प्रश्न। सबसे पहले तो ये जो बातें कही गई हैं, प्रमुख बातों का मतलब समझ लीजिए। यहाँ प्रस्तावना में लिखा गया है कि भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाया जाएगा। मतलब संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न मतलब ये कि ऐसा देश जो स्वयं निर्णय लेगा अपने हितों के लिए, इससे ऊपर और कोई शक्ति नहीं होगी जो भारत के विषय में निर्णय लेगी। अर्थात भारत अब किसी का गुलाम नहीं होगा आगे से। साथ में विचारधारा समाजवादी को अपनाया गया है। समाजवादी विचारधारा का मतलब होता है समाज में हर कोई बराबर है, अमीर हो गरीब हो, देश के संसाधनों पे सबका बराबर अधिकार होगा। कई विचारधारा होते हैं जैसे गांधीवादी विचारधारा, पूंजीवादी विचारधारा, साम्यवादी विचारधारा, उसी तरह से समाजवादी विचारधारा भी है जिसको हमने अपने देश के संविधान में जगह दी है। साथ में पंथ निरपेक्ष शब्द लिखा गया है। पंथ निरपेक्ष का अर्थ यह होता है कि समाज में या इस देश में जो भी नागरिक रह रहा है उसका अपना क्या धर्म होगा, उसको किस तरह से मानेगा और किस तरह से उसका रीति रिवाज करेगा, यह पूर्ण रूप से व्यक्ति के ऊपर निर्भर है। सरकार का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं रहेगा। साथ में हम लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाएंगे। लोकतंत्रात्मक का मतलब होता है कि भारत में एक चुनी हुई सरकार होगी जो लोगों द्वारा चुनी जाएगी। यहाँ हमारे देश में वयस्क मताधिकार है, यानी हर व्यक्ति जो वयस्क है यानी 18 से ऊपर है वो मतदान कर सकता है। महिला हो चाहे पुरुष, अमीर हो गरीब हो, किसी जात किसी धर्म का हो, यहाँ हर व्यक्ति जो भी सरकार को चुनेगा वही इस देश को चलाएगा। यानी इस देश को चलाने वाला कोई भी व्यक्ति किसी विशेष परिवार से नहीं होगा बल्कि लोगों द्वारा चुना जाएगा। उसी को लोकतंत्र कहा जाता है। साथ में इस संविधान की प्रस्तावना में नागरिकों को कुछ अधिकार दिए गए हैं जिसके जरिए हम ये समझेंगे कि आने वाली जो संविधान है उसमें किस तरह के लोगों को अधिकार मिलेगा। तो सबसे पहले इसमें सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय। इसका मतलब ये है कि भारत में रहने वाले सभी नागरिकों को ये 3 तरह का न्याय प्राप्त होगा, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। हम आपको बताते चले कि भारत देश का जब संविधान लिखा जा रहा था उस समय यह देश गुलाम था और लगभग यह तय हो चुका था कि भारत की स्वतंत्रता और भारत में बनने वाली जो सरकार होगी उसको अंग्रेज ये सत्ता सौंपकर देश छोड़कर चले जाएंगे। लेकिन यह सरकार कैसे काम करेगी इसके लिए एक संविधान को तैयार करना जरूरी था। इसलिए संविधान लिखा जा रहा था। जिस समय लिखा जा रहा था उस समय भी देश गुलाम था और उस समय की स्थिति ऐसी थी कि हर व्यक्ति को, समाज में रहने वाले हर व्यक्ति को सामाजिक न्याय प्राप्त नहीं था। इस देश में कई धर्मों के लोग रहते थे, हर धर्म में कई जातियां थी, ऊंच नीच और कई तरह की भेदभाव था, महिला पुरुष, लिंग भेदभाव, जाति भेदभाव, तो सामाजिक न्याय नहीं था। तो संविधान लिखने वालों ने यह प्रस्तावना में दर्शा दिया कि जो देश बनने जा रहा है वहां हर व्यक्ति को सामाजिक न्याय होगा।
साथ में आर्थिक न्याय भी होगा, यानी हर व्यक्ति को हर तरह के कार्य जो कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त होंगे वह कर सकता है। राजनीतिक न्याय भी, यानी कोई भी व्यक्ति जो वयस्क है वो वोट कर सकता है और एक निश्चित उम्र की सीमा पार करने के बाद वह चुनाव भी लड़ सकता है। इसके अलावा हमारे देश में प्रत्येक नागरिक को 5 तरह की स्वतंत्रता होगी: विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। इसका अर्थ यह है कि हर व्यक्ति किसी भी विचारधारा को लेकर आगे बढ़ सकता है, किसी भी विचारधारा को वो मान सकता है। इसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। वह विचारधारा हो सकता है मौजूदा सरकार के विरोध में हो, फिर भी यह व्यक्ति का अपना निर्णय होगा कि वह किस विचारधारा को मानेगा। न सिर्फ विचारधारा को मानना बल्कि उसकी अभिव्यक्ति भी करना उसकी स्वतंत्रता होगी। वह किसी भी रूप में, चाहे बोल के या कार्टून छाप के या किसी भी रूप में उसको अभिव्यक्त कर सकता है। यह सरकार कभी उसके पे बंदिश नहीं लगाएगी। किसी भी धर्म में उसका विश्वास हो सकता है और किसी भी धर्म को मानने का उसका अपना तरीका हो सकता है। यानी यहाँ इस देश में रहने वाला प्रत्येक नागरिक किसी भी धर्म को अपना सकता है, उसको इसकी पूरी आजादी होगी। न सिर्फ धर्म को अपना सकता है बल्कि धर्म के अपनाने के बाद उसके रीति रिवाजों को किस रूप से मनाएगा यह भी व्यक्ति का व्यक्तिगत मामला होगा। इसमें सरकार के कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। साथ में यहाँ रहने वाले प्रत्येक नागरिक को प्रतिष्ठा और अवसर की समानता होगी, यानी प्रत्येक नागरिक हर अवसर के लिए उसको समान अवसर मिलेंगे, हर पद के लिए समान अवसर मिलेंगे, प्रतिष्ठा का समान अवसर मिलेगा। इस देश के समस्त नागरिकों को यह 2 प्रकार की समानता होगी, अवसर व प्रतिष्ठा की समानता होगी। इसके अलावा प्रत्येक व्यक्ति गरिमापूर्ण जीवन जीने का हकदारी होगा। साथ में प्रत्येक व्यक्ति के अंदर हम ऐसी बंधुता वाली भावना, भाईचारे वाली भावना को सुदृढ़ करेंगे जिससे राष्ट्र की एकता व अखंडता को बल मिले। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी व्यक्ति राष्ट्र की अखंडता और एकता के विरुद्ध कोई बात नहीं करेगा या ऐसा कोई क्रियाकलाप नहीं करेगा जिससे राष्ट्र की एकता व अखंडता को दिक्कत हो। साथ में यहाँ नीचे की लाइन में लिखा गया है कि ये संविधान सभा को दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतत् द्वारा अंगीकृत, अधिनियमित व आत्मार्पित करते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि संविधान जो बनकर तैयार हुआ वो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ। इसमें 3 शब्द लिखे गए हैं: अंगीकृत, अधिनियमित व आत्मार्पित। यहाँ आपको ध्यान देना है, पहला शब्द है अंगीकृत, दूसरा है अधिनियमित, तीसरा है आत्मार्पित। अब हम आपको बताते हैं कि इस प्रस्तावना से कितने तरह के प्रश्न पूछते हैं, किस तरह से प्रश्न पूछते हैं, या इस प्रस्तावना से कौन कौन से प्रश्न बन के निकलते हैं। अगर आपको प्रश्नों की आदत नहीं है तो प्रस्तावना पढ़ने के बाद भी आप परीक्षा हाल में नहीं कर पाएंगे। देखने में बहुत ही आसान है, लेकिन जब प्रश्न पूछते हैं तब वो मुश्किल हो जाता है। तो प्रश्न के तरीके से आप इसको याद करेंगे। जैसे हमने ये बताया कि 26 नवंबर को अंगीकृत, अधिनियमित व आत्मार्पित करते हैं। अंगीकृत का अर्थ होता है कि किसी भी चीज को बनाना, अंग का रूप देना। अधिनियमित यानी कानूनी रूप देना। आत्मार्पित यानी स्वतः को अर्पित करना, यानी कि यह थोपा नहीं गया है बल्कि आत्मसात किया गया है। आपसे पूछेगा कि संविधान को किस दिनांक को अंगीकृत किया गया, तो आप बताएंगे 26 नवंबर 1949 को। या किस दिनांक को अधिनियमित किया गया 26 नवंबर 1949 को, या किस दिनांक को पूर्ण हुआ 26 नवंबर 1949 को। आपसे पूछेगा कि प्रस्तावना कहां से शुरुआत होती है, तो शुरुआत होती है हम भारत के लोग से। इसकी शुरुआत होती है हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। यहां हम आपको एक बात और बताते चले कि संविधान के अनुसार भारत का 2 नाम है, भारत अर्थात इंडिया। यानी कि संविधान के अनुसार भारत का 2 नाम, भारत अर्थात इंडिया, यानी कि भारत को ही इंडिया समझा जाएगा, इसके अन्य कोई नाम नहीं। तो ये भी प्रश्न कई बार पूछा है कि भारत के कितने नाम है संविधान के अनुसार, तो 2 नाम है, भारत और इंडिया। इसके अलावा आपसे पूछेगा कि प्रस्तावना में भारत शब्द कितनी बार आया है, तो ध्यान दीजिए भारत शब्द 2 बार आया है। हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, तो भारत शब्द कितनी बार आया है पूरी प्रस्तावना में, 2 बार आया है। इसके अलावा आपसे पूछेगा इन शब्दों को क्रम से लगाएं,
संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष व लोकतंत्रात्मक, इन चारों शब्दों को क्रम से लगाना है प्रस्तावना के अनुसार। तो आपको पूरी प्रस्तावना न सिर्फ याद करनी है बल्कि क्रम से याद करना है। क्रम से यहाँ भी पूछ सकता है, यहाँ भी पूछ सकता है, कहीं भी पूछ सकता है और पूछा हुआ है कई एग्जामों में, इसलिए आप जब भी याद करेंगे तो क्रम से याद करेंगे। इसके अलावा आपको ध्यान देना है कि प्रस्तावना में कितने तरह के न्याय की बात करता है, तो 3 तरह की, सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक न्याय। तो प्रस्तावना में अगर आपसे पूछता है कि कितने प्रकार के न्याय की बात कही गई है, तो 3 तरह की, तीनों कौन कौन से हैं, सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक। प्रस्तावना में 3 तरह की न्याय की बात कही गई है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात कही गई है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। तो आपको कितने तरह की स्वतंत्रता प्राप्त है प्रस्तावना के अनुसार, वो 5 तरह की स्वतंत्रता प्राप्त है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। इसके अलावा कितनी तरह की समानता की बात कहा गया है, तो 3 तरह की समानता की बात कही गई है, 2 तरह की, सॉरी, प्रतिष्ठा व अवसर। कई बार इस तरह से क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कई एग्जामों में कि प्रस्तावना के अनुसार निम्न में से कौन सा या निम्न में से कितने तरह की न्याय प्राप्त है, कितने तरह की स्वतंत्रता प्राप्त है, कितने तरह की समानता प्राप्त है। एक चीज और, कई बार जैसे अभी आपसे पूछेगा कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व धार्मिक, इन निम्न में से कौन सा न्याय प्राप्त नहीं है हमें, तो हमें याद रखिएगा यही 3 न्याय प्राप्त है, धार्मिक न्याय नहीं बल्कि धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है। तो जब आपको एग्जाम में देगा तो इसके शब्द इसमें डाल देगा, इसके शब्द इसमें डाल देगा या इसके शब्द इसमें डाल देगा, आपको यह क्लियर करना पड़ेगा कि न्याय में कौन कौन सा है, स्वतंत्रता में कौन कौन सा है और समानता में कौन कौन सा है। यह शब्द इधर का उधर नहीं करेंगे, यह शब्द एग्जामिनर इधर का उधर करता है, उसमें पहचानना होता है कि निम्न में से कौन सा न्याय नहीं है या कौन सी स्वतंत्रता नहीं है। यह 3 मोटी मोटी बातें आपको याद रखनी है। इसके अलावा कुछ फैक्ट की अगर हम बात कर लें तो फैक्ट में आप इतना जान लीजिए, किसी भी देश की जो प्रस्तावना होती है, उस देश, किसी भी देश के संविधान की जो प्रस्तावना होती है, उस देश की संविधान की उसे आत्मा कहा जाता है या संविधान की कुंजी कहा जाता है। तो प्रस्तावना, भारत के संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है, प्रस्तावना को। प्रस्तावना का एक अन्य नाम भी है उद्देशिका, इसी को हम उद्देशिका भी कहते हैं, कई बार एग्जाम में इस नाम से भी इसको बोलता है। तो यही हमारे संविधान की कुंजी है या आत्मा है। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने की प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे, जिनकी देखरेख में संविधान तैयार किया गया था, उन्होंने अनुच्छेद 32 को भारत के संविधान की आत्मा कहा है। लेकिन आपसे जब तक अंबेडकर शब्द न डाले तब तक आपको यही कहना है कि प्रस्तावना ही भारत के संविधान की कुंजी या आत्मा है। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार अगर वो बोलता है तो फिर अनुच्छेद 32 भारत के संविधान की आत्मा होगी। भारत की जो प्रस्तावना है, इसमें अभी तक 1 बार संशोधन हुआ है। दोस्तों, शुरुआत में बहुत विवाद था कि प्रस्तावना हमारे संविधान का अंग है या नहीं है, लेकिन बाद में केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य 1973 में यह क्लियर किया गया कि प्रस्तावना न सिर्फ भारतीय संविधान का अंग है बल्कि वह संशोधन करने योग्य भी है, उसमें संशोधन भी किया जा सकता है। तो आप यह बात भी याद रखेंगे, केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य 1973, इसमें यह बोला गया कि प्रस्तावना न सिर्फ भारतीय संविधान का अंग है बल्कि संशोधन भी किया जा सकता है। इसी के तहत अभी तक मात्र एक बार प्रस्तावना में संशोधन हुआ है, वो हुआ है 42वां संविधान संशोधन 1976।
दोस्तों 42वां संविधान संशोधन का अर्थ हुआ कि यह जो संविधान संशोधन हुआ उसका क्रमांक था 42वां। इसका मतलब 41 बार पहले भी संविधान को संशोधन किया जा चुका है। 42वें नंबर पे जो संशोधन हुआ वो प्रस्तावना में हुआ। 1976 में जब ये संशोधन किया गया तो प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए, समाजवाद, दूसरा पंथ निरपेक्ष, तीसरा समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, अखंडता। यह 3 शब्द 1976 से पहले प्रस्तावना में नहीं थे। 1976 में प्रस्तावना में डाला गया 42वां संविधान संशोधन करके, जिसमें से समाजवाद और पंथ अखंडता ये 2 नए शब्द डाले गए। यहाँ देखिए आप, यहाँ लिखा हुआ है समाजवादी और यहाँ लिखा हुआ है अखंडता। ये 2 शब्द वहां नहीं थे पहले 1976 से, ये 2 नए शब्द डाले गए। पंथ निरपेक्ष यह शब्द पहले से तो नहीं था, लेकिन इसकी जगह पे धर्म निरपेक्ष शब्द था। यहाँ पे आप देखिए ये जो पंथ निरपेक्ष शब्द है ये पहले नहीं था, पहले उसकी जगह पे धर्म निरपेक्ष शब्द हुआ करता था। 1976 में इस धर्म निरपेक्ष शब्द को हटाकर पंथ निरपेक्ष शब्द डाल दिया गया। तो अभी तक प्रस्तावना में मात्र 1 बार संशोधन हुआ है, 42वां संविधान संशोधन 1976। उसके तहत 3 शब्द जोड़े गए और धर्मनिरपेक्ष 1 शब्द को हटा दिया गया। प्रस्तावना हमारे संविधान सभा में एक और महत्वपूर्ण बात है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम आपको कुछ बातें और बता देते हैं। प्रस्तावना 1946 में 31 दिसंबर 1946 में यह संविधान सभा में नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया। जवाहरलाल नेहरू, JL नेहरू यानी जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में प्रस्तावना प्रस्तुत किया गया 1946 में 31 दिसंबर के दिन, और 22 जनवरी 1947 को इसे स्वीकार कर दिया गया। कई बार यह प्रश्न पूछा गया है, प्रस्तावना का प्रारूप किसने प्रस्तुत किया? तो जवाहरलाल नेहरू ने। कब? 31 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया। कब इसे स्वीकार किया गया? 22 जनवरी 1947 को। एक और महत्वपूर्ण बात इसके संबंध में, प्रस्तावना अदालत द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। मतलब यह कि प्रस्तावना एक आदर्श आचार संहिता है किसी भी सरकार के लिए। जो भी भारत में सरकार बने उसे यह प्रस्तावना के अनुसार कार्य करना चाहिए, लेकिन अगर वो नहीं करती है तो कोई भी व्यक्ति इसके लिए अदालत में नहीं जा सकता, क्योंकि यह अदालत द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। धन्यवाद दोस्तों, यहाँ प्रस्तावना खत्म होता है। आगे मिलेंगे किसी और अन्य टॉपिक के साथ। धन्यवाद।